भी बदला जाता है और नामकरण भी किया जाता है। अब छठा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पैर से चलने लग जाता है, एक आध दो दांत भी आ जाते हैं छठे महीने में, तो अन्नप्राशन किया करवाया जाता है। तो यहाँ अन्नप्राशन भी शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र देखकर बच्चे को खीर या मिठाई के द्वारा अन्नप्राशन करवाया जाता है। खीर को इसीलिए अमृतः क्षीर भोजनम, खीर को अमृत बोला गया है। तो जब संसार में हम पहली बार आते हैं तो खीर रूपी अमृत को ग्रहण करके संसार में हम बड़े होने के लिए यह अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। अब सातवां संस्कार आता है मुंडन संस्कार। यह पहले, तीसरे और पांचवें वर्ष में किया जाता है। इसको वैदिक मंत्रों के माध्यम से यह मुंडन संस्कार बुआ की गोद में बैठाकर किया जाता है। आठवां संस्कार है कर्ण वेधन संस्कार। अब कर्ण वेधन संस्कार ही क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कान छेदे जाते हैं, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमारा जो कान है ये पूरे गर्भस्थ शिशु की आकृति है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो कान की आकृति है ये बिल्कुल गर्भस्थ शिशु की आकृति है, और जहां पर कर्ण भेदन किया जाता है वहां हमारा मस्तिष्क होता है। तो कर्ण भेदन एक वैज्ञानिक आधार भी है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। यानी जो बालक जन्म लिया है उसको किसी भी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न न हो, इसलिए कान में यह संस्कार किया जाता है। और कान क्या है? श्रवण द्वार है, इससे सुनाई देता है। तो यदि वो कर्ण भेदन करने से उसकी श्रवण शक्ति भी बढ़ जाती है। अब नवा संस्कार जो है और यदि हम उनको कान में कुंडल पहना देते हैं तो उनके सौंदर्य भी बढ़ जाता है, सौंदर्य बोध भी आ जाता है। और यज्ञोपवीत करते हैं तो यहाँ पर अपन वो जनेऊ यहाँ पर ही लटकाते हैं। तो इन सब चीजों में इस संस्कार का बहुत महत्व है। अब विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। यह संस्कार गुरुकुल भेजने से पहले, अब आजकल तो गुरुकुल है नहीं, हाँ कंठ भी सुरीला होता है बच्चे का, और जो गुरुकुल भेजने से पहले घर में ही अक्षर बोध कराया जाता है। विद्यारंभ संस्कार ये है कि बच्चों को घर में ही माता पिता के द्वारा बोध कराया जाता है। आजकल आधुनिक युग है, आजकल तो सब बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सिखाते हैं। मगर पहले के युग में जब बच्चा स्कूल में जाने के लिए तैयार होता था तो उसे वेदों के श्लोक पढ़ाए जाते थे और पौराणिक कथाएं बताई जाती थी, जिससे उन्हें ज्ञान अच्छा होता था, श्लोक उनको मुखाग्र होते थे। आज के बच्चों को हम बोल दें कि एक छोटा सा मंत्र ही बता दीजिए तो कोई बच्चा नहीं बताएगा, गुरु मंत्र ही नहीं आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यही मंत्र हम यदि आज के संतानों से पूछ ले तो बहुत कम संतान है, मतलब बिरली होगी, 100 में से 2-4 ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये मुखाग्र या कंठस्थ होगा। तो हमें इस मंच के माध्यम से हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार संस्कारवान संतति उत्पन्न होवे और आने वाले युग में हमें ऐसे
संतानों की प्राप्ति हो। तो आज का सेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि इसका आगे बहुत अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। तो हमारे बच्चों को श्लोक और पौराणिक कथा जब गुरुकुल भेजने से पहले करवाई जाती थी तो ये होता था विद्यारंभ संस्कार। अब 10वां जो संस्कार है, और विद्यारंभ संस्कार आपको पता है गुरु पूर्णिमा के दिन होता था। अधिकतर लोग कहते हैं ना पट्टी पूजा, आजकल तो पट्टी पूजा है ही नहीं, आजकल तो डायरेक्ट कॉपी पूजा होने लग गई। स्कूल में जाओ, पेंसिल और कॉपी मिल जाती है, झट ए फॉर एप्पल लिख लो, पट्टी तो क्या पता कहाँ चली गई। बच्चों को ही नहीं पता है कि पट्टी क्या होती है, स्लेट क्या होती है। तो ये विद्यारंभ गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता था। उपनयन संस्कार यह है 10वां संस्कार, इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोला जाता है। यह संस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे आपका बौद्धिक विकास होता है और धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। वैसे ये बहुत कम लोग उपनयन संस्कार करते हैं। वैसे ब्राह्मणों में तो ये कंपलसरी, यज्ञोपवीत संस्कार ये ब्राह्मण वर्ग में बहुत कंपलसरी है। अदर जातियों में भी यह होता है मगर कम प्रमाण में होता है। यज्ञोपवीत करने के बाद इनके अंदर आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक संस्कार ये पूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं। इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का भी मतलब पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जिसने भी यज्ञोपवीत धारण किया है उसको 3 बार की गायत्री करना ही पड़ती है, सुबह, दोपहर और शाम। गायत्री मंत्र का जाप करना अनिवार्य हो जाता है और यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। अब 11वां जो संस्कार है वो वेदारंभ संस्कार। वेद अर्थ है ज्ञान। अब यहाँ से जब उपनयन संस्कार होने के बाद में वह बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद में फिर उसे वेदों का ज्ञान दिया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, वृंदावन में भी चल रहे हैं, उज्जैन में भी चल रहे हैं, बहुत सारी धार्मिक नगरियों में आज भी गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें वेदों का अध्ययन कराया जाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदारंभ के माध्यम से बालक अपने अंदर ज्ञान को समाविष्ट करना प्रारंभ कर देता है। आचार्यों के पास और गुरुकुल में उन्हें भेजा जाता है। वेदारंभ से पहले उस बालक को आचार्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के नियम दिलवाते हैं और यहाँ जो वेदारंभ का जो शुभारंभ होता है यह बसंत पंचमी से किया जाता है। अब 13वां जो संस्कार है वो केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्यों के समक्ष यह संस्कार किया जाता है। आजकल तो नहीं होता है पर पुराने जमाने में यह जरूर होता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों में और विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी समर्वर्तन से पूर्ण बालों की सफाई की जाती है और सफाई का मतलब पूरे बाल, उनके केश हटा दिए जाते हैं और उन्हें समावर्तन संस्कार कर समावर्तन संस्कार जो है 14वां संस्कार है। जब केशांत संस्कार पूर्ण होने के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता है। जब गुरुकुल से उनकी विदाई होती है तो उन्हें स्नान करवाया जाता है। समावर्तन संस्कार क्या है? स्नान संस्कार भी इसे बोलते हैं। अब ये समावर्तन संस्कार में क्या किया जाता है? इन्हें सुगंधित पदार्थों
और सुगंधित औषधियों युक्त जल से भरे हुए वेदी से उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। विविध प्रकार की औषधियां, विविध प्रकार के सुगंधित पदार्थ 8 घड़े में रखा जाता है और उन 8 घड़ों से इनको मंत्रोच्चार द्वारा वेदों के मंत्र भी उच्चारण किए जाते हैं और उससे इनको स्नान करवाया जाता है। ब्रह्मचारी मेखला व दंड को यहाँ पर ये छोड़ते हैं, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण करवाया जाता है। यह संस्कार 23 और 24 वर्ष की उम्र में किया जाता है। यह संस्कार होने के बाद में यह छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 23-24 की उम्र में जब गुरुकुल से पूरा वेद और अनेक विषयों में पारंगत होकर जब ये गुरुकुल से आते हैं और इनके ये सारे 14 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं समावर्तन संस्कार तक, तो यह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद में यह विवाह संस्कार, जो लास्ट वाला जो संस्कार है वो कौन सा है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार तो वैसे सभी को पता है। दो स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर यह संस्कार किया जाता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद यह युवक परिणय सूत्र में बनता है और यह विवाह संस्कार कहलाता है। हमारे शास्त्रों में विवाह भी 8 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है बाह्य, दूसरा है देव, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापत्य और पांचवा है आसुर, छठा है गंधर्व, सातवां है राक्षस और आठवां है पेशाच। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह संस्कार बताए गए। ये भी बहुत विस्तृत है, यदि कभी हम लेंगे तो इस पर भी हम एक सेशन ले सकते हैं, सारे विवाह संस्कारों पर। अभी तो अधिकतर गंधर्व संस्कार और राक्षस और ये वाले विवाह संस्कार अभी थोड़े ज्यादा हो रहे हैं हमारे युग में, आधुनिक युग में, और वैसे विवाह संस्कार भी हो रहे हैं, पर अधिकतर ये संस्कार अभी थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। तो इस प्रकार के नहीं होना चाहिए और अच्छी संतान उत्पन्न होकर हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करे, ऐसी संतान उत्पन्न हो, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। इतने 15 संस्कार हम लोगों ने समझे। यहाँ पर आखिरी संस्कार है जो है अंत्येष्टि संस्कार। पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन का उपभोग करने के बाद में लास्ट का जो संस्कार आता है वो अंत्येष्टि संस्कार। यह अग्नि परिग्रह का संस्कार है। इसको अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आदान करना ही अग्नि परिग्रह संस्कार है। मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव को मुक्ति मिलती है। तो अंत्येष्टि संस्कार में भी हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अंत्येष्टि संस्कार में भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो इन नियमों का पालन करते हुए 12 दिन तक उस मृत आत्मा को किस किस चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन से विधान करना चाहिए, वो सारे विधान यदि हम पूर्ण करके उन्हें विदा करते हैं तो उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार द्वारा व्यक्ति शुद्ध होकर मानव बनता है, उसके अवगुण समाप्त हो जाते हैं। संस्कारों के माध्यम से
नैतिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है। देखिए, अब इतने सारे हमने संस्कार देखे, तो इन संस्कारों का सब उस जीवात्मा पर प्रभाव पड़ा और वह एक अच्छा व्यक्ति बना और संसार में अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करके आखिरी वक्त में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऋण भी बताए गए, मातृ ऋण, पितृ ऋण, सामाजिक ऋण, देश का ऋण। तो यहाँ भी सब हमारे प्रारब्ध के ही कर्म है। तो यदि हमारे गर्भस्थ शिशु अच्छा होगा और पूर्ण नियमों का पालन करके होगा, तो कभी ये ऋणों का भी उसको सामना नहीं करना पड़ेगा और उसको उसकी आयु भी बढ़ेगी और वो शक्तिशाली और बलवान बनेगा और अच्छा जीवन यापन भी करेगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ साबित करेगा। आज हमने यहाँ 16 संस्कारों की बात की। जितना मुझे ज्ञान था उतना आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया और कोई कमी हो तो बताइएगा आप लोग, और आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारती दीदी। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने इस 16 संस्कारों के पूरे विधान को रखा। और साथियों, निश्चित तौर पर कितनी वैज्ञानिक है हमारी सनातन संस्कृति। अगर आप देखेंगे, एक छोटे बच्चे को पैदा करने से लेके उसकी अंतिम यात्रा तक के जो विधान है, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना है, आप सोच करके देखिए। आज के समय में अधिकतर जो महिलाएं हैं उनको सी सेक्शन डिलीवरी होती है, सिजेरियन जिसको कहते हैं। उसमें डॉक्टर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो एम्बिलिकल कोड होती है जिसको गर्भनाल कहा जाता है, पैदा होते ही विद इन 10 सेकेंड उसको काट देते हैं। क्योंकि अधिकतर जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो डिलीवरी के लिए विशेषज्ञ रखने वाले लोग होते हैं, सिविल हॉस्पिटल की खास करके मैं बात करूं तो 150 डिलीवरी वो एक दिन में करा रहे होते हैं। उनके पास समय नहीं होता। लेकिन उस बीच में क्या एक ऐसी घटना घटती है, जो आपकी जो गर्भनाल होती है जिसको हम एम्बिलिकल कोड कहते हैं, प्यारे साथियों, उसके अंदर आपके शरीर के ऐसे महत्वपूर्ण सेल्स होते हैं जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कैंसर हो, HIV एड्स हो, कोरोना वायरस हो, कोई भी दुनिया की बीमारी ले लीजिए, यहाँ तक कि उन सेल्स के अंदर इतनी क्षमता होती है वो किसी अंग को दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आप मान लिया जाए किसी व्यक्ति के बाल नहीं है, आप वो मदर सेल ऐसे होते हैं, वो आपके बाल वापस से उगा देंगे। वो आपके शरीर में कोई बीमारी है उसको तुरंत रिप्लेस कर देंगे। और मदर और बच्चे का एक ऐसा रिश्ता होता है, यदि माता गर्भवती है और उसको चोट लग गई तो जो गर्भस्थ शिशु होता है वो माता को अपने स्टेम सेल भेजता है उसको ठीक करने के लिए। इसलिए गर्भवती स्त्री आसानी से बीमार नहीं पड़ेगी, कोई भी बीमारी होगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चोट लग गई तो आम व्यक्ति से 10 गुना तेजी से साथ उसकी ठीक होगी, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है वो अपने स्टेम सेल्स माता के लिए भेजता है। ये माता का और पुत्र का संबंध होता है। जब उसको डिलीवरी कराई जाती है तो तुरंत जो उसकी गर्भनाल को काट देते हैं, तो उस समय पता है क्या घटना घटती है, उस बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। प्राचीन काल में क्या होता था कि हम माता के पेट पर लिटा देते थे, माता के शरीर का तापमान उस बच्चे के तापमान के साथ सिंक्रोनाइज होता था। वो बच्चा कुछ देर तक रहता था, वो महसूस करता था, माता से जुड़ाव महसूस करता था। और जो नेचुरल डिलीवरी से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, उन बच्चों का अपनी माता के प्रति लगाव भी ज्यादा होता है। उसके प्रति रीजन, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या होता है साथियों, जब डिलीवरी हो रही होती है उस समय माता अपने शरीर की मांसपेशियों से ताकत लगाती है उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और उसी प्रेशर से जो एम्बिलिकल कोर्ड के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो भी बच्चे के अंदर जाते हैं जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जो सिजेरियन होता है उसमें तो बच्चे को ऊपर से उठा लिया जाता है, ना माता ने परिश्रम किया ना बच्चे ने परिश्रम किया, अचानक से एक्सीडेंटल आ गया, ना प्रकृति तैयार थी उस समय उसको लाने के लिए। क्योंकि एक एक विधान होता है ना, किस घड़ी आपको भगवान ने निश्चित किया किस घड़ी आपको पैदा होना है। अगर नेचुरल तरीके से वो होता है तो माता अपने शरीर की शक्ति लगाती है, उससे उसके स्तनों में दूध आता है,
बहुत सारे उसके क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त करती है। कहते हैं कि उस समय जो दर्द होता है वो 22 हड्डियां एक साथ टूटने जितना दर्द होता है माता को। तो इतना दर्द बिल्कुल सहन करने के बाद वो माता का क्या संबंध उस पुत्र से बनता होगा, आप ये सोच नहीं सकते। लेकिन आज जो हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि ऊपर से ऊपर उठा लिया सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे चलता है। अधिकतर जो महिलाएं जो है ना, ये जो मेड का कल्चर शुरू कर दिया आप लोगों ने घरों में, मैं कोई मेड आपको नहीं मिलेगी सिजेरियन डिलीवरी वाली, सब फिट है। वो बैठ के पोछा लगाती हैं, कोई किसी को स्पाइनल कोड का इशू नहीं होता, पूरा टाइम बैठती हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग मसल खींचती हैं, उनकी काफ मसल पे प्रेशर पड़ता है, डाइजेशन कार्डिक हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन जब से हमने ये नेटफ्लिक्स पाल लिया है या अमेजोन प्राइम के सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, तब से हमारे जीवन में ये नई नई बीमारियां भी आ गई हैं। बिल्कुल सही। आज का जो विषय डॉक्टर साहब ने बताया प्यारे साथियों बहुत वैज्ञानिक है। चरक संहिता में भी इन चीजों का विवरण मिलता है और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं और मैंने बहुत जगह ये चीजें पढ़ी हैं। तो इनको अपनाएं, जो युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, मैडम को सुन रही है, इन चीजों को ध्यान में रखें। कोशिश करें कि उत्तम संतान जब प्राप्त होगी आपको, तो वो आपके कुल को चमकाएगी, देश को चमकाएगी, देश की उन्नति प्रगति में योगदान देगी, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनेगी परिवार के प्रति। आज ये जो रिश्ते टूट रहे हैं छोटी छोटी चीजों पे, भाई भाई को गला काट रहा है, छोटे से, मैं बहुत बार मुझे बड़ी महसूस होता है कि एक बच्ची ने माँ को मार दिया 10 रुपए के लिए, माँ ने टॉफी के लिए पैसे नहीं दिया, आइसक्रीम के लिए नहीं दी तो कैंची घोंप दी। ये ये कौन से बच्चे कर रहे हैं? ये वही बच्चे कर रहे हैं जिनके संस्कार पूरे नहीं हुए, उनको संस्कार दिए नहीं गए। स्कूलों का काम संस्कार देना नहीं है, उनके पास तो सिलेबस है, वो तो सिलेबस देंगे ना। तो आप आजकल वो गुरु शिष्य क्या वो संबंध रहा है, क्योंकि अगर गुरु ने एक चांटा मार दिया तो पेरेंट्स पहुंच जाएंगे लीगल ऑर्डर लेके कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हाथ कैसे लगा दिया। फिर वो भी यही सोचेगा यार मेरे को क्या पड़ी है, सिलेबस पूरा कराऊंगा, तनख्वाह मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे फिर दिशा भ्रम हो जाते हैं, क्रिमिनल बनते हैं और समाज में अपराध को बढ़ाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, आज के सत्र को बार बार सुने, समझें, इनके पीछे का वैज्ञानिक का, एक एक संस्कार के ऊपर एक एक घंटे की कक्षाएं हो तो भी कम है, इतना बिल्कुल वैज्ञानिक है ये तो आज डॉक्टर साहब ने बड़ा इसको जो है ना शॉर्ट। बहुत छोटा रूप करके उसको बताया, क्योंकि एकदम से क्लास इनके मैंने बोला कि नहीं दीदी आज आपने लेना है तो, लेकिन अगर एक एक संस्कार के ऊपर भी बोला जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत बहुत कम। बड़ी चीज है। और ये ऐसी बातें नहीं, ऋषियों द्वारा जो चीजें लिखी गई है ना, देखिए जैसे आज के समय में आप देखेंगे तो आज के समय में क्या होता है, पहले आप देखेंगे एक होता है प्राइमरी टीचर होता है, टीजीटी पीजीटी इस तरह से लेक्चरर होता है, फिर प्रोफेसर होता है ना। उसी प्रकार से पहले के समय में पहले आचार्य पुरोहित होते थे, आचार्य होते थे, फिर मुनि होते थे, ऋषि होते थे, महर्षि होते थे, राज ऋषि होते थे, है ना। इसी प्रकार से जो मुनि हैं, आचार्य हैं, ऋषि हैं, ये ऋषि उसी को कहा जाता था जो इक्वल टू पीएचडी होता था। मुनि उन्हीं को कहा जाता था जो इक्वल टू एमफिल होता था। आज तो ये डिग्रियां आपको मिल जाती है यूनिवर्सिटियों से, पहले तो इनके लिए शास्त्रार्थ करने पड़ते थे पब्लिकली, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, दो विद्वान आपस में भिड़ते थे, अपने ज्ञान से अपने तर्क से एक दूसरे को जीतते थे और फिर ये उपाधियां दी जाती थी, पब्लिकली होता था चीजें, बंद कमरों में परीक्षाएं नहीं होती थी, सही सब कहीं बात है। जाके। और हाँ, और उनके द्वारा खोजी हुई विद्याएं हैं ये, उनके द्वारा खोजे हुए नियम है। तो आपको सोचना चाहिए, इन चीजों के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं समाज को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि बहन भारती सोनी जी ने इतने सारगर्भित तरीके से जानकारी आप लोगों के बीच में रखी, और पूरा एक गर्भ संस्कार, मैं स्वयं मैं चाहता था कि गर्भ संस्कार के ऊपर एक पूरा सेशन हो, और लगभग डेडिकेटेड सेशन था भी ये, कि किस तिथि को आप सहवास करेंगे तो किस प्रकार की संतान उत्पत्ति होगी। और मैं समझता हूँ बहुत सारे साथियों के आज प्रश्न भी क्लियर रहे होंगे। तो साथियों प्रयास किया कीजिए कि ऑथेंटिक जो नॉलेज है उसको लें, बांटें, चर्चा करें लोगों के साथ बैठ करके। हम अगर अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखिए हम हिंदुओं की आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। सही अगर बात है। हम अगर 20-30 साल और चुप हो गए तो फिर आप भूल जाइए, ये जो कुछ भी बातें कही जा सकती है इसके लिए, नहीं जी ये धर्मनिरपेक्ष देश है जी,
मैं दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा भारत भ्रमण किया है, मैंने कश्मीर भी देखा है, मैंने तेलंगाना भी देखा है, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्टिंग काट के आया हूँ, मैंने सब चीजें देख ली। और कहीं ना कहीं अगर मैं शाम को थके हारे होने के बावजूद भी 1 घंटा ये देता हूँ, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर टीस है जो मुझे मजबूर करती है कि नहीं, मुझे अपने सोसाइटी को जागृत करना है, वापस से वेदों की ओर लेके जाना है, अध्यात्म में लेके जाना है, आयुर्वेद से जोड़ना है, हमारी जो पद्धतियां थी, हमारे जो रिचुअल्स थे उनके साथ जोड़ना है। तो इनको समझने का प्रयास कीजिए, इसको केवल ये मत सोचा करिए कि ये 1 घंटे का एंटरटेनमेंट हो गया आपका, ठीक है, 2 लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। ये 2 लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर सोचना पड़ता है आज क्या बोलना है, किसको लेके आना है, किससे रिक्वेस्ट करनी है, 20 लोगों को हाथ जोड़ता हूँ तब शाम को 2 लोग इकट्ठे होते हैं। आपके लिए बड़ा आसान काम है, आप घर बैठ करके, ठीक है भाई, हमने देख लिया, नहीं मन किया तो दूसरी जगह क्लास चल रही सर, वहां भी चले जाएंगे हम, नेटफ्लिक्स पे भी कुछ देख लेंगे, यूट्यूब पे भी देख लेंगे। प्रयास कीजिए कि जो चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो वक्ता आपके सामने आता है वो दिन भर बैठ के पढ़ता है, अपने नोट्स बनाता है, तब कोई शाम को 1 घंटा आपको बोलता है कि मेरे पास से जो नॉलेज डिलीवर हो वो ऑथेंटिक नॉलेज हो, कोई बात हवा में ना कह दूं मैं, किसी साथी के पास कोई गलत जानकारी ना चली जाए, ये चीजें यूट्यूब पे जाएंगी, कोई व्यक्ति उंगली ना उठा दे मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे ज्ञान के ऊपर। तो प्यारे साथियों, प्रयास किया कीजिए कि आप लोग भी थोड़ा समर्पण भाव दिखाएं, लोगों को जागृत करें, लोगों को इन मंचों से जोड़ें। अगर हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। आपसे तो जो साथी सुन रहे हैं, लगभग आयु में मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, छोटा ही हूँ लगभग बहुतों से। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हम सब ने मिलके करना है ये काम, बनना ही है तो सोसाइटी के डस्टबिन बनो, कचरा नहीं बनना है। अपनी जिम्मेदारी समझो कि 10 लोगों को तो जागरूक करना ही करना है। प्रयास किया कीजिए कि अपनी जिंदगी में कम से कम, मुझे अपने परिवार में तो मेरी एक अलग साख हो कि यार उसकी विचारधारा अलग थी, वो बड़ा अलग आदमी था यार, अलग सोचता था वो। ऐसा नहीं कि आप आए और चले गए दुनिया से, आपके नाम की रोटियां चील कौवे खा रहे हैं, है ना, कोई और आपके नाम का 1 लोटा जल फेंक रहा है, पता ही नहीं कौन था। इतिहास आपको याद करे, इस लायक आपको कुछ करके जाना होगा। यही जीवन है, यही समय है, और जब शुरू कर दोगे तब हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं। तो सही प्यारे बात। साथियों, प्रयास कीजिए, साथ दीजिए, प्रयास नहीं कर सकते तो हमारा साथ दीजिए, कोशिश करेंगे कि मिलके कुछ तो अच्छा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का सत्र आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध रहा होगा, और निश्चित तौर पर ये श्रृंखला जारी रहेगी। हम प्रयास करेंगे जहां तक मैं ले जा पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म को, जहां तक मैं चला पाऊंगा, जब तक चला पाऊंगा। लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मेरे पास कोई पब्लिसिटी के लिए अलग से साधन नहीं है, और ना ही मैं मेरा कोई बिजनेस है ये, सिर्फ एक मन में ये है कि ठीक है, इसको चलाना है। जी दीदी, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि जो नाल होती है पहले बच्चे की, एक टिप्स है ये सबके लिए। आ, जिसके भी घर में धन धान्य की कमी होती है, तो पहले बच्चे की यदि नाल हम लाल कपड़े में बांध के यदि तिजोरी में रखते हैं, तो उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ये विशेष आज की टिप्स है। वैसे इसमें साथियों, अभी सरकार के द्वारा तो खैर मैं नहीं कहूंगा, एक तो रिलायंस हाँ, फाउंडेशन है, एक कोड लाइफ करके एक कंपनी है, एक लाइफ सेल करके, 3 ऐसी कंपनियां हैं जो बच्चे की जो कोड है उसको प्रिजर्व करते हैं। इसको कोड बैंकिंग कहते हैं, स्टेम सेल बैंकिंग। ये मैं एक एडिशनल जानकारी आपको दे रहा हूँ 5 मिनट की। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए आपका बच्चा पैदा होता है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो 60-70 हजार रुपए आपके कुछ लगते हैं, उसमें वो आपका 20 लाख तक का इंश्योरेंस कर देते हैं। अब वो जो सेल्स होते हैं, 50% तो माँ से और उसके फादर से मैच होते हैं, क्योंकि बच्चा माँ और फादर दोनों से बनता है। फिर 10% उसके अदर पूर्वज से मैच होते हैं। उसके जो भाई पैदा होगा उस भाई से 50% मैच होंगे। तो मान लिया जाए कि कोई असाध्य बीमारी हो गई, मान लिया जाए कैंसर हो गया, भगवान ना करे किसी को हो भी गया, तो तब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्टेम सेल थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और वो लाइफ टाइम मतलब वो 99 साल तक रखी जाती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो साल का सब्सक्रिप्शन लेती है, कुछ लाइफ टाइम का, कुछ देती है 25 साल का, 30 साल तक का। तो आप लोग करा सकते हैं, अच्छी चीज है। उससे ये हो सकता है, मान लिया जाए कल को कोई जल गया, सपोज करो,
कोई व्यक्ति जल गया, फेस जल गया उसका, तो उसके लिए क्या है, वो जो मदर सेल्स होते हैं उस स्टेम सेल से आपका फेस नेचुरल तरीके से वापस से ठीक हो जाएगा, उग जाएगा, एक तरह से कह लीजिए इसी चेहरे पे नया चेहरा उग जाएगा सेम जो आपका है। कोई इंजरी हो गई ऐसी, कोई असाध्य बीमारी आगे चल करके ऐसी आ गई कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, और स्टेम सेल थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट तो हो जाएगी। जिन लोगों के बाल चले जाते हैं, मतलब चला गया सारा बाल चला गया, बिल्कुल सिर जो है चांद की तरह हो गया, अब वो व्यक्ति को भी बाल उग जाएंगे उससे, तो ये संभव है अभी। तो इसको ना आजकल लाइफ केयर करके एक कंपनी है, कोड प्लस करके एक कंपनी है, वो चला रही हैं, उसमें आपके स्टेम सेल्स को रखा जाता है, तो तुरंत सैंपल कलेक्ट किया तो पूरी कोड को कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीजें होती है, एक में सिर्फ स्टेम सेल्स रखे जाते हैं, एक में कोड भी रखी जाती है। जो कोड लाइफ वाले हैं वो कोड भी रखते हैं, तो जब भी कराएं तो कोड लाइफ वालों से करा लें आप। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मतलब, पर दोनों से पूछ लेना, उसमें मैं जस्ट जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया जाए आप सर्जरी कराने गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं कोड सेल्स नहीं चाहिए, हमें कोड टिश्यू चाहिए, है ना, तो तब जो है आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। तो कोड टिश्यू कहाँ से मिलेंगे आपको? कोड टिश्यू आपको मिलेंगे जब आप उस चीज को प्रिजर्व करवाया होगा आपने, यानी कि जो आपकी वो है उसको आपने प्रिजर्व करवाया होगा, तो ही आप उससे कोड टिश्यू भी ले सकते हैं। क्योंकि जो वो ब्लड होता है, ब्लड में तो होती है सेल्स, और जो आपका जो कोड होती है पूरी एम्बिलिकल कोड, उसमें टिश्यू भी होते हैं। तो मान लिया जाए किसी के टिश्यू रप्चर हो गए, टिश्यू जल गए, टिश्यू खत्म हो गए, तो टिश्यू की अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो उस कोड से ही टिश्यू बनाए जा सकते हैं, तो ये संभव है। तो आगे भविष्य में कुछ चीजें नई हो रही हैं, तो जो नए युवा साथी हैं, फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नई एडिशनल जानकारी मैंने आप लोगों को दी। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ लिया जा सकता है, और इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना अभी, क्योंकि अभी नई रिसर्च फेज में है। बाहर विदेशों में तो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, उसमें तो कई कई करोड़ का वो देते हैं आपको, इंश्योरेंस देते हैं वो। पर देखो, अगर मान लिया जाए, सपोज करो भाई किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर मेरे एक जानने वाले हैं, उनके उनकी वाइफ को कैंसर है, उनकी जो एक टैबलेट आती है टुकाटेनिब करके, जर्मनी से आती है वो टैबलेट, या शायद फ्रांस से, कहीं से 18 लाख रुपए की तो वो टैबलेट आती है, मतलब साल में। तो एक आम आदमी तो नहीं करवा पाएगा, उससे अच्छा है भाई 75,000 रुपए उसने लगाए हैं, स्टेम सेल थेरेपी कैंसर में काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत फार बेटर है, बहुत इजी है। तो इसके बारे में सोच सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विशेष सत्र के लिए डॉक्टर भारती सोनी जी का, और विशेष तौर पर आभारी हूँ आप सब साथियों का जो इतना प्यार हमें देते हैं, हमारे लिए 1 घंटा निकालते हैं। वास्तविकता में मैं आप लोगों के लिए जितनी प्रशंसा की जाए मेरे पास शब्द कम है, आप लोगों की संख्या देख करके मुझे हिम्मत मिलती है। प्यारे साथियों, एक छोटा सा निवेदन है कि जो YouTube चैनल पे हम वीडियो डालते हैं, जो साथी किसी कारण नहीं जुड़ पाते क्लास में, तो उसको जरूर आप देखा करें, उसको भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करें, पर उसको देखा करें, और अपने एक नोट्स बनाएं, अपनी एक डायरी मेंटेन करें। जब कभी भी आप भगवान ना करे बीमार पड़ते हैं, अगर पड़ जाए तो एक बार उस डायरी को जरूर निहार लें, हो सकता है आपको कोई घरेलू नुस्खा ऐसा मिल जाए कि आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद डॉक्टर भारती सोनी जी का। बाकी आप सबने जो समय दिया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब सुखी हों, निरोग हों, इसी कामना के साथ आप सबको शुभ रात्रि।